सब देखने और सुनने वालों को एक बार फिर शम्मा और अस्मा की तरफ से हमारे डिजिटल दालान में आदाब। कोशिश करते हैं कि हर बार, हर वीक कुछ नया, कुछ अच्छा टॉपिक लेके आएँ आपके लिए। इस वीक का जो टॉपिक था, ये एक ऐसा मौज़ू है कि जिसमें बहुत कम बात होती है और चूँकि मैं और शम्मा जब भी इस पे बात करते हैं, तो स्पेशली शम्मा इसके बारे में बहुत पैशनेट है। शम्मा काम भी कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम जो ऑफ कैमरा बातें करते हैं और जो हमारी डिस्कशंस इस टॉपिक पे, इस मौज़ू पे ऑफ कैमरा होती हैं, तो क्यों ना हम आप लोगों के साथ शेयर करें और आप लोगों की राय भी साथ में लें कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। मौज़ू का तारुफ़ कराने से पहले मैं शम्मा को वेलकम कर लूँ। शम्मा, क्या हाल है, ठीक हो? बिल्कुल ठीक-ठाक, तुम सुनाओ? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज शम्मा ने ना वो एक आदत बना ली हुई है कि मैं हर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद मैं पूछती हूँ, शम्मा किधर हो? तो ये किसी एक नए शहर का नाम बताएगी कि अच्छा मैं आज इधर आई हुई हूँ, आज मैं उधर आई हुई हूँ। आज तुम्हारी जो है वो जिसे कहते हैं ना आवारागर्द की डायरी का जो नया सफ़ा है वो कहाँ पे खुला है? आज मैं मेलबर्न आई हुई हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई देहाती नहीं आता बड़े शहर में, बिल्कुल बिल्कुल वैसे। लेकिन हाँ। यहाँ पे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी अभी वीकेंड पे, तो अच्छा। वो अटेंड करने आई थी और बहुत अच्छी रही। कॉन्फ्रेंस का नाम था क्रिएटिव करियर्स इन मेडिसिन। तो ये उन ग्रेट। डॉक्टर्स के लिए थी जो जिनके क्रिएटिव इंटरेस्ट हैं, जैसे कि मैं लिखती हूँ, बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके क्रिएटिव साइड हसल्स हैं साथ। तो हुँ। बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों से मिली। अब बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो स्टार्ट करूँ जो कुछ सीखा है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा लगा सुन के और ऑनेस्टली तुम्हारी इस रूटीन से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि अपनी रूटीन से हट के भी एक निकलना, ये भी अपने आप में एक अच्छी एक्टिविटी है। फिर तुम स्पेशली जो इस तरह की सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रही हो, जो तुम करना चाहती हो, जैसे तुम्हारी क्रिएटिव स्किल्स को जो है वो एड करने के लिए जो तुम्हें चाहिए टूल्स बेसिकली, तो उनके लिए तुम ये कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रही हो। इट्स रियली गुड। अब हाँ, उसी से मैं बल्कि इसके शुरू में भी कह रही थी कि तुम्हारा ये यानी जो आज का मौज़ू है, वो या तुम्हारा एक पैशन है और हमेशा शम्मा से जब भी बात हुई है इस पे वो बात करती है। तो आज का जो हमारा मौज़ू है, वो है बच्चों की कहानियाँ या बच्चों का लिटरेचर, अदब, उसके बारे में। ये क्यों हमारे दिल के ज़्यादा करीब है, क्योंकि जब मैं और शम्मा, जब हम बच्चे थे, तो हमारे पास एंटरटेनमेंट का ज़रिया था। टीवी तब था, लेकिन टीवी में इतना कुछ वो सारा बच्चों के शोज़ और इतना वो नहीं था। पढ़ने का शौक था, हम कहानियाँ पढ़ते थे, हम बच्चों की जो रसायल और डाइजेस्ट्स होते थे वो पढ़ते थे। और शम्मा, तुम्हें याद है हमने एक मैगज़ीन भी डिज़ाइन किया था। हम लोग बिल्कुल बहुत याद छोटी है। थी, हाँ, बाकी सब बच्चे खेल रहे हैं अपने-अपने उसमें और मैं और शम्मा एक कोने में बैठी हुई हैं और हमने हाँ, पेपर सामने रखे हुए हैं हाँ, और हमने बाकायदा वो डिज़ाइन किया था, एक हाँ। मैगज़ीन बच्चों का, जिसमें हम उसमें कहानियाँ भी थी, लताइफ़ भी थे, क्विज़ भी थे, कार्टून्स भी थे। हाँ, सारा दिन लगा के और हम ख्वाब देखा करती थी कि हम मैगज़ीन बनाएँगी अपने। और मैं शुक्र करती हूँ कि वो ये ना किसी ने संभाल के नहीं रखा, क्योंकि कितना वो क्रिंज वर्दी हो। क्योंकि मुझे नहीं याद है यार, नहीं उसमें हमने तस्वीरें, मुझे तस्वीरें बनाई थी। बनाना भी उसमें याद है। हाँ, पर जो तस्वीरें बनाई थी हमने अपनी पूरी हैंडराइटिंग में, हमने कॉलम्स बनाए थे बाकायदा। मुझे हाँ, तो ऐसे नहीं, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट डिटेल्स याद है उसकी। हाँ, ऑब्वियसली कंटेंट नहीं याद कि उसमें हमने क्या किया था, लेकिन वो किस तरीके से उसका लेआउट क्या था वो मुझे याद है। हाँ। लेकिन जो तुमने बात की है कि वाकई कहानियाँ बचपन हमारे का हिस्सा रही हैं, और क्योंकि जब मैं छोटी थी या हम सब छोटे थे, तो हर रोज़ कहानियाँ सुन के सोते थे। तो ये इतना हमारे लिए रोज़मर्रा की बात थी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये एक बहुत स्पेशल बात है, या हर दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं होता जो हमारा कल्चर है ओरल स्टोरी टेलिंग का। और एक ही कहानी को बार बार फरमाइश करते थे, बेशक कोई भी सुना रहा है। तो ज़ाहिर है फिर वो बचपन की कहानियाँ बड़े हो गए, भूल गए। तो अब फिर जब अपने बच्चे हुए और उनको दोबारा वो कहानियाँ सुनाना शुरू की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे यानी वेस्टर्न ट्रेडिशंस में कहानियाँ बच्चों को किताबों से पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन वो उस तरह का ओरल स्टोरी टेलिंग वाला कल्चर नहीं है। मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर हैं वो भी, तो उनसे मैं ये बात कर रही थी कि
बच्चों को मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, लेकिन हमारे इतनी लिखी हुई मुझे कोई अच्छी इतनी कहानियाँ नहीं मिली उर्दू में। तो उसने कहा ओह तो तुम लिखो। तो वो एक किस्म का एक लाइट बल्ब मोमेंट था। मैंने कहा वाकई वो कहानियाँ मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं, क्योंकि उनमें सिंगिंग है, बोलते हुए जानवर हैं, यानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हर तरह से। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दी और अभी भी वो सिलसिला जारी है। नहीं शमा, मुझे खुशी होती है ये सुन के जब भी तुम कहती हो कि तुम इस पे काम कर रही हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारा वो मरता हुआ विरसा है जो यानी इसको संभाल के रखना चाहिए। और नहीं, इसमें वाकई वो जो कहानियां हमने बचपन में सुनी हुई हैं, मैंने वो कहीं कभी किताबों में नहीं पढ़ी। ये एक ट्रेडिशन था हमारे पुराने वक्तों में कि भाई नस्ल दर नस्ल वो ऑरली ही जो है वो एक मुंतकिल होती थी ये चीज़ें। हाँ तो अब चूंकि जितनी वो तेजी से ये तरक्की हो रही है, तो अब स्टोरी टेलिंग का जो एक वो कल्चर है वो खत्म हो रहा है। तो ये उसके साथ ही ये जो कहानी खत्म हो चुकी हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे तो ऑनेस्टली बहुत सारी कहानियां ऐसी जो याद भी नहीं रही, क्योंकि वो हमारे बचपन के साथ ही और आगे हमने जब हम अपने अपने जैसे तुम कहती हो और मैं भी ये नहीं बात करती हूँ कि हम अपने बच्चों को किताबों से खोल के पढ़ के सुना रहे हैं। हमने तो मैंने एटलीस्ट अपने बच्चों को कहानियां नहीं सुनाई, विच इज मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि मैंने नहीं सुनाई। तो वो खत्म हो गई ना, अब मेरे साथ ही वो चीज़ खत्म हो गई। तो वो लिखी भी होंगी, हाँ डॉक्यूमेंटेड होंगी, तो वो जिंदा रहेंगी किसी न किसी शक्ल में। तो आई एम रियली मैं हैप्पी तुम्हें कि कुछ याद करवाती हूँ अगर तुम्हें। लेले और ढोल वाली याद है? एक जो लेला होता है वो अपनी नानी हाँ हाँ, वो जो नानी नानी के घर जाता है जो। नानी के, तो फिर रास्ते में सारे जानवरों से हाँ, खाने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी होशियारी से वो गाने गा के उनसे बचता है। तो वो एक मेरे बच्चों बच की जाता है। पसंदीदा वो कहानी रही है। एक अणका मणका वाली कहानी थी, वो याद है एक? अणका मणका, हाँ हाँ हाँ। वो एक भी अणका एक, मणका थी। अच्छा, एक आदड़ा पैया, हाँ हाँ वो हाँ थी बिल्कुल। एक। वो थी एक चिड़िया और कौवा, चिड़िया। चिड़िया और कौवा। और हाँ शमा, एक कहानी थी जिसमें शहजादी होती है और बादशाह से पूछता है कि तुम उसकी 7 बेटियां होती हैं, तो सबसे वो पूछता है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। तो वो हाँ कहती हाँ कि जितनी शहद या जितना गुड़ या जितनी चीनी। तो वो एक होती हुई कहती जितना नमक। तो वो कहता है हाँ कि इसको तो मुझसे मोहब्बत ही। तो उसको जंगल में छोड़ आता है और वो वहां से मतलब लकड़हारा उसको पालता है, और वहां पे अमीर होती है। और फिर जब हाँ। वो अमीर होती है वो बादशाह की दावत करती है। तो वो वाली कहानी वो भी मुझे याद है। ये जो कहानी है इसका एक ग्रीक वर्जन भी है। स्टीवन फ्राई ने जो किताब लिखी थी मिथोस, जो ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में है, मिथोलॉजी पे है, तो वो हाँ। पढ़ते पढ़ते किताब में एक कहानी आई जो बिल्कुल मुझे मैंने यानी रिकग्नाइज की कि ये तो हमारी कहानी है। वो कहानी पता कौन सी थी? वो एक हिजाम होता है बादशाह का, तो बादशाह गंजा हो जाता है, तो वो बादशाह उससे कहता हाँ है कि हाँ तुमने हाँ हाँ किसी हाँ। को बताना नहीं है कि मैं गंजा हो गया हूँ। तो किसी को नहीं कहना कि बादशाह लेकिन है। ज़रा नाई जो होते हैं वो तो उन्हें बात बतानी, पेट में रखनी बहुत मुश्किल है। तो वो जंगल में जाता है और जाके कहता है बादशाह गंजा 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 बादशाह। फिर ये मैं अपना वर्जन सुना रही हूँ, ग्रीक वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस तरह वो अब दिल की भड़ास ऐसे वो निकालता है। फिर एक दिन बादशाह की बेटी की शादी होती है, तो उसमें जब ढोल बजना शुरू होता है, तो ढोल कहना शुरू होता है कि गंजा गंजा बादशाह, गंजा गंजा बादशाह। तो बादशाह सुनता है तो कहता है ये किसने बताया ढोल को? तो फिर वो जो ढोल की जो धुन बदलती है, तो ढोल कहता है गग्गू गग्गू नाई नाई, गग्गू गग्गू नाई नाई। सो दैट्स द स्टोरी। मिथोस अगर तुम पढ़ो उसमें इस स्टोरी का एक वर्जन है, लेकिन बिल्कुल रिकग्नाइजेबली वही कहानी है। तो उससे मुझे बड़ी वही, हाँ। दिलचस्पी पैदा हुई कि ये हमारी कहानियाँ सिमिलर कैसे हैं। तो फिर उसकी हिस्ट्री मैंने जाके पढ़ी और वो उससे ये पता चला कि जो इंडियन ट्रेडिशन है कहानियों की, फोकलोर्स की, ये बहुत पुरानी है। सबसे पहले जो हाँ लिखी हुई, सबसे कदीमी लिखी हुई मॉरल कहानियाँ यानी हिंदुस्तान से आई हैं। एक बुद्धिज़्म ट्रेडिशन से निकली हैं, उन्हें कहते हैं जातका कहानियाँ। वो सारी यानी हाँ हाँ मॉरल इस लिहाज से कि वो हमदर्दी सिखाती हैं, इखलाक सिखाती हैं, ये सारी चीज़ें। और एक और संस्कृत ट्रेडिशन से जिसे कहते हैं पंचतंत्रा, जो 200 BCE यानी बहुत कदीमी कहानियाँ ये लिखी गई हैं। फिर ये बाद में ट्रांसलेट हुई पर्शियन में, अरबिक में, और फिर सारी दुनिया में फैली। और फिर जो ईसॉप्स की टेल हैं, ईसॉप्स की टेल यानी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में सारे बहुत मशहूर हैं ईसॉप्स की कदीमी ग्रीक टेल्स। और अक्सर ईसॉप्स की टेल्स जो हैं वो बिल्कुल वही हैं जो इंडियन, जो हमारी, हाँ, हाँ। तो वो लोक दास्तानें हैं जो हमारी। हाँ हाँ।
तो ये कहानियाँ यानी अब ज़रा काफ़ी डिबेट है कि किसने किससे ली, क्या हमने उनसे ली या उन, लेकिन मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसने जिससे भी ली यानी एक कल्चर ने दूसरे कल्चर हाँ। को इनरिच किया। अच्छा, तुमने ये पढ़ा जो मैं देख रही थी, वो उसका बेसिकली रूट यही है, लेकिन इट्स ऑपोजिट कि वो अरब से आई पर्शिया में, ईरान में, और ईरान से फिर जो है वो हिंदुस्तान में आई। ईदर वे यानी मतलब वही जो तुम बात कर रही हो कि ये कल्चर जो है वो एनरिच हुआ, और कहानियाँ यानी जो हम कहानी पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सकाफ़तों को सकाफ़तें शेयर करती हैं, यानी ये बाँटती हैं, और एक सकाफ़त से दूसरी सकाफ़त की जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो जो है वो मुंतकिल होती है। ये तो हर एक लंबी बहस है, जैसे हम मज़ाहिब के हवाले से भी जब अगर हम बात करें तो उसमें हाँ भी हाँ हमें वो झलक नज़र आती है कि वो कैसे यानी एक तहज़ीब से दूसरी तहज़ीब को जब हम उठा के देखते हैं तो कितनी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, तो वो क्यों है और कैसे हैं। तो उसके पीछे भी यानी यही तारीख़ है। ग्रीक मिथोलॉजी की तुमने बात की। हम देखते हैं कि ये जो लोक दास्तानें हैं शम्मा, ये हर कल्चर में यानी कहीं न कहीं वो प्रोमिनेंट रही हैं। देखते हैं ग्रीक जो उनकी जो तहज़ीब है उसमें अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो वहाँ उनकी कहानियों में प्रोमिनेंट क्या है, वहाँ की जो देवता, देवी और देवता उनकी कहानियों में हमें वो नज़र आते हैं। हिंदुस्तान की कहानियाँ उठा के देखें तो उसमें वैल्यूज़ हैं, उसमें फ़िलॉसफ़ी का भी आपको टच नज़र आता है, उसमें अक़ायद भी नज़र आते हैं। साथ आप चाइना को देख लें तो चाइना की कहानियों को ड्रैगन्स और अजदहे हाँ और वो सांप और वो चीज़ें हैं। अफ्रीका का तुमने ज़िक्र किया, अफ्रीका की हम कहानियाँ उठा के देखें, वहाँ पे जानवर प्रोमिनेंट होते हैं, वो फितरत से ज़्यादा करीब होती हैं, जानवर बोलते नज़र आते हैं। अरबों की कहानियों में शहज़ादे और शहज़ादियाँ और बादशाह और उनकी जो है वो आपको नज़र आते हैं। अफ्रीका का जिक्र किया तो मुझे याद है, मैं साउथ अफ्रीका गई थी जब इसी साल अर्लियर मेरी एक दोस्त की शादी थी, तो वहाँ पे हम एक सफ़ारी ट्रिप पे गए। तो जो हमारा गाइड था साथ, तो क्योंकि मुझे इसमें दिलचस्पी है, मैं उससे पूछ रही थी कि आपकी कौन सी कहानियाँ हैं या जो आप सुन के बड़े हुए हैं। तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई, हाथी और चूंटी वाली। मैंने उससे कहा ये कहानी तो हमारे पास भी है, कि मैं सुना देती हूँ कहानी जिसको नहीं आती, कि एक हाथी अपने आप को बहुत ताकतवर और अपने आप को सुपीरियर समझता है बाकी सारे जानवरों से। तो एक जो चूंटी होती है वो उसको सबक सिखाने के लिए उसकी सूंड के अंदर घुस जाती है। अब हाथी लाख अपनी सूंड को कभी इधर हिला के कभी उधर हिला के ज़मीन पे पटक के उसको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल, वो चिपक जाती है। तो आखिर में आजज़ आके उससे कहते कि यानी मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे बदतर मखलूक हूँ, तो खुदा तुम मेरे तो वो जान छोड़ दो। तो उससे यानी लेसन ये था कि आपका साइज़ आपको डिफ़ाइन नहीं करता, और ताकत जो है वो सिर्फ साइज़ का नाम नहीं है, अक्ल और विट जो है वो ज़रूरी है। तो हाँ, वो मुझसे कहता है कि ये जो कहानियाँ ये शेयर्ड हैं सारी, यानी हम एक दूसरे से ली हैं लोगों ने। हाँ, जो तुमने कहानी सुनाई हाथी और चींटी वाली, ये तो मुझे इतनी वो मतलब इंटरेस्टिंग वो लग रही है, और तो मुझे बचपन में ले गई हो। मुझे ना अब्बू ने कहानियां सुनाई हुई है। अब्बू की कहानी सुनाने का अंदाज था कि हमने लेट जाना और अब्बू से कहना कि अब्बू कहानी सुनाए। अच्छा। अब्बू ने क्या करना, और सीधी सी बिल्कुल सीधी सी कहानी है, बिल्कुल कोई इमोशनल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आई ऑलवेज हैव बीन एन इमोशनल फूल, मुझे रुलाना इंतहाई आसान काम। अब्बू ने क्या करना कि कहानी शुरू करनी, कुछ भी लाइक मतलब ये हाथी और चूंटी वाली तुम ले लो, इसमें कोई इमोशनल टच नहीं है। तो वो है अब्बू ने ना बस उसको ना गा के थोड़ा ना वो गा के, और गाना इस तरीके से कि जैसे वो रो रहे हैं, ठीक है, वो जिसको हम पंजाबी में हम कहते हैं ना रा ला के तो अब्बू ने उस तरीके से सुनानी, और मुझे कुछ पता नहीं होता था कि अब्बू क्या कह रहे हैं, बस चूंकि अब्बू वो उस तरीके से सुना रहे हैं कि जैसे वो रो रहे हैं, तो मैं तो ज़ारो ज़ार रो रही होती थी। अब उसको एंजॉय करते थे कि देखो मतलब कहानी सुन नहीं रही कि क्या है, बट द टोन तो सारे बच्चे इस चीज को पिक करते हैं। तो वो ये नहीं, फिर मैं ना तो मुझे तंग करने के लिए अक्सर अब ये नहीं लटा देते मुझे साथ, और मुझे ये नहीं कोई भी कहानी उठा के साथ में वो रोने वाली वो लहजे में उसको सुनाने शुरू कर देना। मेरा तो ये हाल। हमारे घर भी तुम्हारे जैसी एक मौजूद है। मैंने तुम्हें बताया सलमा के बारे में कि बहुत हमदर्द है, देख नहीं सकती किसी को रोता हुआ, किसी को तकलीफ़ में बिल्कुल नहीं देख सकती। लेकिन एक तो होता है ना नॉर्मल, यानी मैं भी अक्सर फ़िल्मों पे या रोती हूँ, लेकिन उसका तो मुझे ये नहीं परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो कल पिछले हफ्ते हम लोग इंडियन कहानी फ़िल्म है पहेली, तो वो देखना शुरू हुए। तो उसका हामंद जाता है, तो सलमा ने तो रो 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 के मैंने फ़िल्म बंद कर दी। मैं तो कहती है
मम्मी आई डोंट वांट हर टू बी अलोन, आई वांट। माँ सदके। फिर उसे समझाने की कॉन्सेप्ट कोशिश की कि नहीं बेटा, वो नहीं अकेली नहीं है, उसके पास हैं बहुत लोग हैं। लेकिन वो नहीं, बहुत मैं भी उसका, ऐसी हूँ शमा। हाँ, तो तुम्हारे जैसी एक हमारे घर में भी मैं है। मैं तो बच्चों के साथ सिनेमा में कार्टून मूवीज देखने जाती थी, तो बच्चे देख रहे थे, मैं रो रही होती थी, और बच्चे मम्मा इट्स जस्ट अ फिल्म, यू आर एम्बैरसिंग अस। तो मैं तो रो रही होती थी। मैं, खौला और दीबा जो है वो मूवी देखने के लिए गए, और खौला ने अरेंज की हुई थी ना, तो हम लोग गए देखने के लिए, सैयारा मूवी थी। और जो मैं और दीबा रोई हैं उसमें, रो रो, हालांकि ऑनेस्टली कोई रोने वाली ऐसी बात नहीं थी, पर रो रो के, और मैं तो बकायदा शुरू शुरू करके रो रही थी। खोला खोला और साथ बैठी हुई थी, वो बेचारी फिल्म जब बंद हुई, खड़े हुए कहती है, पहली और आखिरी दफा आप दोनों के साथ फिल्म देखी है, आइंदा जिंदगी में आप दोनों के साथ फिल्म नहीं देखनी। कहती मुझे कुछ सुनने नहीं दिया, आप लोगों की शुरू शुरू की आवाज। हम तो रो रो के पागल हो रही थी। तो ये हाल है हमारा। स्टोरी टेलिंग, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो भी तो ये नहीं कहा, फिल्म भी क्या है, इट्स स्टोरी टेलिंग, मैं, फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। हाँ, तो तो मैं वो ये एक कहने लगी कि उसका उसकी है। ये स्टोरी की पावर ये है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ज़रा, तुम्हें पता है मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और अब मैं किताबें पढ़ने की बजाय सुनती हूँ। किताबों या कहानियाँ आपको किसी और की ज़िंदगी जीने देती हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ एक ज़िंदगी जी सकते हैं अपनी। तो आप किसी और की नज़रों से दुनिया को देख सकते हैं, और उससे काफ़ी कंपैशन और एम्पैथी पैदा होती है। और मैं तो हाँ, ज़ाहिर डॉक्टर हूँ, मुझे उस लिहाज से भी उसमें दिलचस्पी है, क्योंकि हमारा जो पूरा फील्ड है वो भी कहानियों पे ही उस पे उसका इन्हिसार है। क्योंकि पेशेंट आता है, अपनी कहानी सुनाएंगे कि क्या हुआ है, और फिर उस कहानी से, बिल्कुल। यानी कहानी के बगैर भी नहीं है। तो हाँ, इसलिए हाँ। मैं आप फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं डॉक्टर्स, और फैमिली हिस्ट्री से जो है वो रिलेट करते हैं कि भाई ये नहीं, ये बीमारी और वो सारा, वो भी तो कहानी है, और कोई क्या हुआ वो भी तो कहानी है। हाँ, बिल्कुल। और ख़ुसूसी तौर पे अगर आपको कोई बीमारी है, तो आप उस बीमारी के बारे में किसी और बंदे की किताब पढ़ें जो उस बीमारी से गुजरा है, तो जिस तरह से आप वो सीखेंगे, वो मेरे कहने से आप नहीं सीख सकते। वो जिस तरह नहीं का सीख ह्यूमन सकते, एक्सपीरियंस, बिल्कुल। वो कहानियाँ, हम क्योंकि हमने हमेशा ऐसे ही सीखा है, हम यानी सदियों से कहानियों के ज़रिए एक दूसरे को सिखाते आए हैं, तो वो बहुत पावरफुल सीखा है, हाँ। ज़रिया है सीखने का। ह्यूमन एक्सपीरियंस की तुमने बात की है, जो बचपन की जो कहानियाँ जो नानी दादी सुनाती थी, या हमने अपने बापों से सुनी हुई है, माओ से सुनी हुई है। तो जैसे अगर हम आज के बच्चे उनके सामने अगर बात करें, तो वो उस चीज़ पे बात करेंगे कि क्यों कहानी, हम कार्टून की शक्ल में अभी तो कहानी देख रहे हैं, हम फ़िल्म की शक्ल में अभी तो कहानी देख रहे हैं, किताब हम पढ़ रहे हैं तो वो भी तो कहानी है। लेकिन उस क्या डिफ़रेंस क्या है, और इम्पोर्टेंट क्यों है वो कहानी, यानी ज़ुबानी सुनाना? वो जो एक ह्यूमन इंटरैक्शन है, यानी एक जो आपके पास लेट के, ये बैठ के जिस तरीके से, फिर जैसे मैंने अपने अब्बू की मिसाल दी कि भई वो अपने एक लहजे से कहानी सुनाते थे, और वो लहजा मुझे कहीं और ले जाता था, और फिर उनकी आवाज़, उनके अल्फ़ाज़ और मेरा तख़य्युल, मेरी इमेजिनेशन, उसके साथ जो वो तस्वीर बनती थी, वो जो एक उनके साथ मेरा ताल्लुक, और फिर उनके ज़रिए मेरे तसव्वुर के साथ जो ताल्लुक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और मेरा ख़्याल है जो तख़्लीकी सलाहियतें आपकी जो उस पॉलिश उस वक़्त होती हैं, वो टाइम होता है, वो जब स्पेशली जब बच्चा छोटा होता है, उस वक़्त जब उसको यानी वो एक बूस्ट मिलता है, इस तरह से, इस तरह की टूल से, वो कभी किसी और स्टेज पे नहीं मिल और सकता। दूसरा जो तुम जिक्र कर रही हो कि हम जो एक ही कहानी को बार बार सुनते थे, लेकिन वो कहानी बदलती थी, जैसा कि तुम हर इटरेशन इम्प्रोवाइज़ के होती थी। साथ हाँ, हाँ। उसको, जैसा सलमा रफ़ी को कहानी कुछ पसंद रही थी, वो चिड़िया और कौवे वाली, तो मैं वो याद है जो इसकी चिड़िया और कौवा, वो जो गलोला जिसे पंजाबी में कहते हैं, गलोला बोल, कि चिड़िया के पास होता हाँ, है सोने का गलोला, और कौवे के पास होता है चांदी का गलोला। तो कौवे को ना, हाँ, मुझे कौवे को उसका चिड़िया का गलोला पसंद आ जाता है, तो वो ना लेके चुरा के तो जाके दरख्त के ऊपर बैठ जाता है, वो वाली कहानी। फिर चिड़िया जाती है, हाँ, हाँ, हाँ। और फिर चिड़िया पहले जाती है तरखान के पास, तरखान से कहती है उस दरख्त को काटो तरखान, और फिर वो हाँ, गाना हाँ, गाना हाँ, शुरू हाँ, हाँ। करती है, और वो गाना पता कौन सा है, जो कि मुझे वो भी बहुत उस गाने की भी एक वो कम्युलेटिव गाना के उसके मिसरे बढ़ते जाते हैं,
कि वो तरखान के बढ़ते पास जाते जाती थे, है, ऐड होते जाते थे, फिर उससे अगले के पास हाँ जाती है, फिर उससे अगले के पास जाती है, और फिर वो गाने के मिसरे बढ़ते जाते हैं। तो उस कहानी को मैंने तब्दील करके सुनाया, तो उसमें मैंने चिड़िया और कौवे को सलमा और रफ़ी में तब्दील कर दिया। तो फिर बच्चे कहते हैं, फिर उन्हें और दिलचस्पी होती है, फिर अगली दफ़ा कहेंगे सलमा और रफ़ी वाली कहानी सुनाओ। हाँ, हाँ क्योंकि उसमें फिर चूंकि उनका नाम आ गया तो वो पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, वो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे कि इट्स समथिंग रिलेटेड टू अस, तो वो हाँ ज्यादा हाँ उसमें वो हाँ। दिलचस्पी का इजहार करते होंगे। और दूसरे और अक्सर इंटरेस्टिंग। मैंने अगर कोई चीज़ उन्हें समझानी होती है, मसलन बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहन के रखना है, तो मैं भी कहानियाँ घड़ लेती हूँ उनको रीइंफोर्स करने के लिए कि बाइक का हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल हमारी एक कहानी चल रही है कोआला और वॉम्बैट वाली। तो कोआला और वॉम्बैट जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन जानवर हैं दोनों। तो जब सलमा पैदा हुई थी तो उसे ना कडल्स बहुत पसंद थे, तो हर वक्त हमसे उठा के रखते थे, और पता है बेबी कैरिंग, और तो उसको हमने सलमा कोआला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि कोआले भी दरख्त पे ऐसे जाके बैठते हैं ना। हाँ, हाँ, कलर तो करते हैं, सलमा हाँ। हमारी कोआला, और जब रफ़ी पैदा हुआ था तो वो उसे हम वॉम्बैट इसलिए क्योंकि जब उसने चलना शुरू किया ना, रेंगना शुरू किया, तो बिल्कुल जिस तरह वॉम्बैट चलते हैं ना, वॉम्बैट को कभी तुम वीडियो देखना, सर दबा के और जल आगे, तो बिल्कुल उसकी वॉम्बैट वाली। तो वो मैंने कहानी एक बनाई हुई है कोआला और वॉम्बैट वाली, जिसमें ना वो बाहर बाइक साइकिलिंग करने जाते हैं, लेकिन जो वॉम्बैट होता है वो शरारती होता है, और वो हेलमेट नहीं पहन के जाता, और रास्ते में उसका जाके गाड़ी लगती है और वो उसे ज़्यादा चोट लग जाती है, और जस्ट रीइंफोर्स करने के लिए कि हेलमेट ज़रूर पहन के निकल। ज़माने में कहानियों के ज़रिए से ही चीज़ें वैल्यू सिखाई जाती थी। जैसे तुम बता रही हो कि भी हेलमेट की इम्पोर्टेंस को रीइंफोर्स करने के लिए तुम कहानी का सहारा लेती हो। हमें बचपन में झूठ, सच, बहादुरी, इंसाफ, अदल, ये सब चीज़ें जो हैं वो कहानियों के ज़रिए ही वो रीइंफोर्स करवाई। जो तुमने ये कहानियों को इम्प्रोवाइज़ करने वाली बात की है, वह हमेशा ऐसे होता था कि आपने सेम कहानी सेम बंदे से सुनी है, नेक्स्ट टाइम उसमें कुछ ना कुछ, वो इसी वजह से इंटरेस्टिंग होती थी कि भाई उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली, कुछ ना कुछ पर्सनल एलिमेंट होता था, या फिर वही कहानी आप किसी दूसरे बंदे से सुनते थे तो उसका जो बेस है वो तो शायद सेम ही होता था, लेकिन उसके आगे पीछे वो जो हालात और जो जुमले हैं, जो डायलॉग्स हैं, जैसे इसमें जो वो कव्य चिड़िया वाली तुमने कहानी बताई कि इसमें वो गाना था पूरा, तो जैसे वो आदड़ा पाइया वाली कहानी थी उसमें भी गाना था, पता वो हाँ जाता तो हाँ उसको हाँ वो उसमें तो वो गाना हमेशा जो भी जिस आप एक हमारी कजन शमा जिसकी डेथ हो चुकी है, सादिया, उसको बहुत शौक था कहानियों का, बहुत ज्यादा। तो मेरा जिन गांव जाने का एक मेन मोटिवेशन भी ये होता था कि मैंने सादिया से कहानियां सुनी। तो तो उससे जब भी ये कहानियां, तो उसने हर दफा उसमें कुछ नया डाल देना, हर दफा। और मुझे याद है कि रात को गर्मियों की रात में हमने आसमान तकते तकते मैं आसादी से कहानी सुन, हालांकि हम लोग एज फेलोज थे, लेकिन शी वाज एक्सपर्ट इन दैट, हाँ वो खजाना थी कहानियों का। हाँ तो मैं जब भी इन कहानियों का जिक्र हो तो सादिया का ना हो ये मुमकिन नहीं है, तो आज हाँ जहाँ भी होगी खुश होगी, आई एम श्योर। हाँ, बस अल्लाह। तो देखो यही तो हाँ, बात है, बंदे चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं, और इतनी यादें रह यादें जाती जुड़ी हैं। होती हैं कहानियों में, और वो जो हाँ, टाइम इकट्ठा गुजारा है उसमें। अब यानी हाँ, क्योंकि वही ह्यूमन कनेक्शन की बात आती है ना, जब हाँ, जो हाँ, सुनी हाँ, सुनाई कहानियाँ होती हैं हाँ। उसमें। तमाम चलते चलते मेरा ख्याल है इस पे भी हम बात कर लें कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि कहानी एक तो सुनाना, जो हम किसी से सुनते हैं, किसी बड़े से सुनते हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें कहानियाँ या बच्चों को कहानियाँ जो टीवी के ज़रिए, फ़िल्म के ज़रिए दिखाई जाती हैं, तो उनमें क्या डिफ़रेंस है? बच्चे मतलब ये क्वेश्चन तो ज़हन में आता है ना कि वो भी कहानी है और ये भी कहानी है। तो क्यों ये डिफ़रेंट है, और क्या लगता है तुम्हें कि इसमें वाह, इन दोनों में से बेहतर क्या है? ये इस बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और स्क्रीन टाइम के बारे में मैं सोचती हूँ, और अभी तक जितनी भी रिसर्च सामने आई है स्क्रीन टाइम के बारे में, वो ये है कि है वो कहानी है, लेकिन वो ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इंसान नहीं है उधर, आप एक स्क्रीन को देख रहे हो। हाँ, और अक्सर बच्चे जिनमें होता है स्पीच डिले है, यानी बोलना देर से सीखते हैं, क्योंकि स्क्रीन आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती। यानी बिल्कुल। इंसान तो आप सवाल पूछेंगे जवाब देगा ना, स्क्रीन वो नहीं दे रही आपको। तो हाँ, उसका
और तुम्हें पता है कि अगर स्क्रीन को अकेले बैठ के देखना और फैमिली के साथ बैठ के देखना मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर फैमिली के डिफरेंट साथ है आप बैठ चीज़। के हाँ आप फिल्म देखोगे या कुछ देखोगे तो आप उसके बारे में बात कर रहे होगे, तो वो इतना हार्मफुल नहीं है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे घर में तो रूल ये है कि अगर हमने देखना है टीवी तो इकट्ठे सब ने बैठ के देखना है, तो हाँ फिर ये कि जो देख रहे हैं उसके हाँ। बारे में बात करें। अच्छा, दूसरा यानी इस तौर पर के साथ चलते चलते, जैसे ये बेड टाइम स्टोरी का कल्चर तो हम स्टिल रख सकते हैं ना बच्चों के साथ, यानी कहानी सुनाने का जो है वो होना चाहिए, क्योंकि वो शमा इम्पोर्टेंट इसलिए, जैसे हमने पहले भी बात की है कि अ, ये इसको हम इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ज़्यादा, जैसे तुम कह रही हो कि अगर टीवी देखना है तो साथ बैठ के देख लें, या अगर साथ बैठ के उस तरीके से एहतमाम के साथ अगर टीवी नहीं भी देखा जा रहा, तो आप एटलीस्ट वहाँ पे मौजूद हों कि भई बच्चा आपसे भी यानी क्वेश्चन कर सके, उसको कोई बात समझ नहीं आ रही, या हियर एंड देयर यू आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वीडियो दे आर वाचिंग, कि बच्चे को थोड़ा बहुत अपना जो क्रिटिकल साइड ऑफ देयर माइंड वो भी जो है वो इस्तेमाल करना सीखें, थोड़ा क्वेश्चन करना सीखें, थोड़ा इसके बारे में बात करना सीखें। जो बेड टाइम स्टोरी का मैं समझती हूँ, जो कंपैरिजन द स्टोरी दैट्स बीइंग टोल्ड थ्रू टीवी स्क्रीन इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो, वो और जो कहानी पढ़ के सुनाई जा रही है उसमें डिफरेंस महसूस है, मैसिव डिफरेंस है। उसमें यह है कि जो कहानी पढ़ के सुनाई जा रही है वो सिर्फ अल्फाज हैं, बच्चा वो लफ्ज़ सुन रहा है और उसके बाद कहानी जो भी वो उसके ज़हन में वो खुद यानी वो जो माहौल है वो खुद बन रहा है। वो यानी जो वीडियो बेसिकली है वो उसके माइंड में उसकी अपनी बनाई हुई है। वो हाँ जगह, वो माहौल, वो मौसम, वो रंग, वो किरदार वो अपने लिहाज से उनकी जो है वो तख्लीक करेगा। व्हेयरएज़ जो वीडियो में उसको नज़र आ रहा है वो उसको एक पकी पकाई खीर मिल रही है, तो उसका दिमाग जो है शायद उतना ज़्यादा जो है वो वहाँ पे एक्टिवली काम नहीं कर रहा जितना वो कहानी सुन के हो रहा है। तो मुझे शमा याद आ गया ज़िरम, जो मेरी भतीजी और तुम्हारी भांजी, मैं पाकिस्तान गई तो उसको ना सोने से पहले उसने यानी माँ से पूछना होता है, ये किसी से भी ना, बाबा से पूछना, बा से पूछना होता है या मामा से पूछना होता है कि मुझे ना कुछ बताओ कि आज मैं किसके बारे में कहानी ख्वाब देखूं। तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा, मैंने कहा ये क्या पूछ के ख्वाब देखने हैं। तो गनवा जो उसकी मदर से कहा, हाँ बजी ये ना मतलब रात को सोने से पहले मुझसे पूछती कि आज मैं किसके बारे में ख्वाब देखूं। वो सुबह उठ के सारी पूरी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई किसके बारे में कि मैंने ये ख्वाब देखा है। तो एक दिन वो फिर गनवा वाओ बिजी थी तो आई, तो उन्होंने पूछा बताती हूँ मैं, तो मैंने उससे पता नहीं आती पहाड़ों के बारे में कहा कि अच्छा पहाड़ों के बारे में ख्वाब देखना। सुबह उठी तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने ख्वाब देखा था? उसने मुझे पूरी एक कहानी सुनाई। तो आई वाज़ जस्ट थिंकिंग, अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं बल्कि गनमा से कहूँगी कि वो जो कहानियाँ सुबह उठ के बयान करती है तो वो लिखे, यानी रिकॉर्ड कर ले कहीं, डॉक्यूमेंट करे कि ये इसकी यानी कहानियाँ हैं जो यानी बेसिकली वो क्रिएट कर रही है, ये इसकी तख्लीक है, तो वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। अच्छा वैसे इट्स मैं रियली तुम्हें एक बात इंटरेस्टिंग। बताऊं, यानी सलमा पता है कैसे करती है वो, अब यानी अभी 3 साल की हुई थी तो किताबों से पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन ज़रा अभी पढ़ना नहीं आता था। लेकिन किताब को खोलेगी और उसमें जो तस्वीरें हैं ना, उससे दीबा से पूछना किसी दिन बैठ जाएगी और यानी घंटों बैठ के खुद कहानियाँ बुनती जाती है और कहती जाती है उसी यानी आर की पार और तो दीबा मुझे कहती है हाँ ये तुम रिकॉर्ड करो और उसकी कहानियाँ तुम लिखो, क्योंकि वाकई हैं बहुत हाँ दिलचस्प हाँ, हैं वो शी इज़ कहानियाँ। माशाल्लाह वेरी क्रिएटिव। लेकिन हाँ उससे पता कि मैं एक और बात भी वैसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो तुमने बात की है वो बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चों की इमेजिनेशन है अगर आप उनको पकी पकाई खीर दो, उससे रेलेवेंट ये भी है कि अभी जो नई चाइल्ड डेवलपमेंट में रिसर्च आ रही है वो ये कि बोरियत यानी बोर होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अक्सर हाँ जो बच्चे आपके नाम मम्मी एम बोर्ड, तो मैं कहती हूँ इट्स गुड फॉर यू क्योंकि अगर आप बच्चों के दिन को पूरा भर दो, जिस तरह के स्कूल जाते हैं फिर तो बच्चों पे यानी पढ़ाई, घर आके होमवर्क के बाद ये क्लास, उसके बाद वो क्लास, तो सुबह से लेकर शाम तक उनके दिमाग को खाली रहने का मौका ही नहीं मिलता। हालांकि वो खाली हाँ, वक्त इमेजिनेशन के लिए ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। हाँ हाँ ले दे के अपने बचपन की हम बात करते हैं, जैसे कि हम ही एक सुनहरी दौर में रहे हैं, लेकिन हम गर्मियों की लंबी दोपहरें यानी सोना तो ज़रा हमने नहीं होना था, उठ के भाग जाते थे जब बाकी सब लोग सो रहे होते थे। और यानी मुझे अभी भी याद है कि ऊपर नीचे एक हमारी जो जैसे टकी कहते थे, उसके ऊपर नीचे जाना और सोचना कभी कहानियों के बारे में। मुझे ये सोचना याद है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, यानी उस इतनी छोटी थी और इस तरह के ख्यालात मेरे ये थे कि
कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हम जब पैदा नहीं हुए थे तो हम किधर थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे वो सोचना याद है, यानी लंबी दोपहरों में। तो जब हम बच्चों को वो वक़्त नहीं देंगे अपने अपने आप को इंटरोगेट करने का। तुम तो बचपन से फिलोसोफर रही हो यार मुझे नहीं पता था चलो इसी इसी इंकशाफ के साथ मेरा वीडियो को हम सम अप करें। तो मेरा ख्याल है अच्छी गुफ्तगू हो गई कहानियों के गिर्द। बच्चों का जो अदब है वो सबसे ज़्यादा जो इग्नोर्ड चीज़ है वो ये है, बल्कि सिर्फ रिटन लिटरेचर की बात नहीं है, इवन हम जो कंटेंट जो मीडिया जो बनता है डिजिटल कंटेंट, वो भी बहुत कम बच्चों का जो हमारे, अगर हम उर्दू ज़बान में जो है ये बहुत कम इस पे काम हो रहा है। तो इट्स गुड। तुमने बल्कि मुझे बताया था कि तुम उर्दू और इंग्लिश दोनों में करोगी, ये जो स्टोरी है वो उर्दू में और फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होगी। हाँ तो बिल्कुल, मैं उर्दू, इंग्लिश और ज़रा हिंदी और पंजाबी में भी लिखना चाहती हूँ, लेकिन अब उसके बारे में सोचूंगी कि उसके लॉजिस्टिक्स क्या हैं, क्योंकि पंजाबी भी पता है 2 तरह से लिखी जाती है, एक गुरमुखी और शाहमुखी में। हाँ हाँ हाँ। लेकिन यू नो इवन इफ यू राइट इन उर्दू और इंग्लिश, वो भी अपने आप में मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम है। तुम ये पहले करो और उसके बाद फिर इसको फर्दर हम देख सकते हैं कि इसको कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है। तो इस मैसेज के साथ मेरा शमा हम इख्तिताम करें कि कहानियाँ ज़िंदा रखें, कहानियों को ना मरने दें। कहानियाँ ज़िंदा रहेंगी तो हमारे जो दिमाग हैं उनकी तख्लीकी सलाहियतें ज़िंदा रहेंगी। और कहानियाँ हमेशा से बुनी जा रही हैं। इंसान जब अर्ली अपनी मरहला बिल्कुल इब्तदाई मराहल में जब उसने शायद ज़ुबान भी अभी यानी उस तरीके से बोलना नहीं सीखी थी, तो नक्शो निगार बनाकर उसने कहानियाँ बयान की पत्थरों पे। आज जब ज़रा उनको खुदाई से जब हमें वो चीज़ें मिलती हैं तो वो उनकी स्टोरीज़ हैं जो वो हमें बता रहे हैं। वो तब की जब इंसान प्रॉपर बोल भी नहीं रहा था, लेकिन वो कहानी बयान कर रहा था, वो कहानी देख रहा था, वो कहानी सुन रहा था, वो कहानी बयान कर रहा था। और आज भी, आज का दौर जब हम यानी एआई से इन्फ्लुएंस्ड हैं, डिजिटल दौर है हमारा, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि कहानी की अहमियत ख़त्म नहीं होगी। वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ जाएगी, उसकी डिफरेंट शक्लें ज़रूर नज़र आएंगी, लेकिन कहानी की अहमियत ख़त्म नहीं होगी। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अल्फाज के ज़रिए जो अर्ली अवाइल उम्री में, ताकि वो अपनी इमेजिनेशन जो है उसका इस्तेमाल करें, तो वो ज़रूर रखें। बेड टाइम स्टोरी हिस्सा बनाएं बच्चों की रूटीन का, और उनके उस दौरान जो उनके सवालात हैं उनको कैटर करें, उनके जवाबात दें, और कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करें। तो मेरा ख़्याल है इसी पे मैं आपकी बात ख़त्म करूँगी शमा। बहुत अच्छा लगा, ये मैं ज़रा मेरी दिलचस्पी का मौजू है, तो अगले हफ्ते किसी और दिलचस्प टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ, होती है जी अगले हफ्ते मुलाकात। और हमेशा की तरह जैसे हम कहते हैं कि ज़रूर हमें बताइए कि आपने किस टॉपिक पे हमारी गुफ्तगू सुननी है, हम किस चीज़ पे बात करें, ज़रूर फीडबैक दें। के लिए हमें जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।